क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने लंबे समय बाद एक एग्रेशन दिखाया है, वो एग्रेशन भी लुटियंस दिल्ली में दिखा है। मंदसौर के किसानों का जो प्रोटेस्ट हुआ था, उसके बाद जहां तक मुझे याद आ रहा है कि इस तरह का एग्रेशन, इस तरह की आक्रामक भाषा कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो अपनाई जा रही है, क्या यह कांग्रेस पार्टी को पुराना गौरव वापस दिलाने की प्रक्रिया की शुरुआत तो नहीं है? नहीं, मैं उसको शुरुआत ही मानता हूं। जो आप बोल रहे हैं पुराना गौरव तो नहीं, लेकिन एक पार्टी, विपक्ष की पार्टी कैसी होनी चाहिए, इसकी जो तासीर होती है लड़ने की, वो कहीं ना जी। कहीं दिखाई दे रही है। धन्यवाद देना चाहिए कांग्रेस पार्टी को, ईडी को। यदि ये ईडी की नोटिसबाजी नहीं होती और राहुल गांधी को 58 घंटे और सोनिया गांधी को घंटों नहीं बिठाया होता, तो कहीं ना कहीं डाउन द लाइन जो कैडर है वो अपने आप को उत्साहित नहीं माना जाता। इसके पहले आप देखिए 2014 से लेके राहुल गांधी ने ऐसा कौन सा इशू है जो गलत था जो उठाया था। जितने भी इशू उन्होंने उठाए बाद में वो सरकार देश के सामने एक विकराल समस्या बन के खड़े हो। लेकिन तब उनको उनके हर इश्यूज पे, चाहे फिर नोटबंदी का हो, जीएसटी का हो, चाइना का हो, कोविड का हो, गिरता हुआ रुपया हो, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, किसान आंदोलन हो, इसको ये पप्पू की बात कह के ये मजाक उड़ाया करते थे। बाद में वही विकराल रूप लेके समस्या धारण करके आ गए। और फिर अब जनता कहीं ना कहीं जब बात करते हैं तो लोग ये कहते हैं, आप आम लोगों के बीच में जाइए, जो लोग राहुल को हंसते थे वो कहते थे नहीं राहुल बोल तो सही रहा है, बोल तो सही रहा है, लेकिन पार्टी साथ में नहीं है। क्योंकि कांग्रेस अब तक किस लिए हेडलाइन में थी? G23 के लिए हेडलाइन में थी। कांग्रेस चिदम्बरम के अरेस्ट के लिए हेडलाइन में थी। कांग्रेस के नेता भाग के जा रहे हैं दूसरे पार्टियों में, इसलिए हेडलाइन में थी। कांग्रेस में राज्यों में विद्रोह हो रहा है, इसलिए हेडलाइन में थी। कांग्रेस हमेशा न्यूज में इस नेगेटिव पर्पज से रहती आ रही है। लेकिन ईडी के बाद जब ये ईडी की नोटिस आ गई तो एक बात तो आप समझ लीजिएगा अभिषेक जी, अब इस देश में जब ईडी कहीं पहुंचता है तो पहले जो एक लोगों को बदनामी होती थी कि अरे ईडी पहुंचा मतलब बहुत बड़ा भयानक कांड किया इन लोगों ने, अब लोग कहते हैं ईडी पहुंचा मतलब अब ये जो शख्स है ये मोदी जी के लिए या बीजेपी के लिए धोखा साबित हो रहे हैं या बहुत बड़ा एक डेंजर दिखाई दे रहा है उनको, इसलिए ईडी भेज दी। और ईडी के मायने भी कुछ नहीं रहे, क्योंकि यदि ईडी की नोटिस होना, आपकी संपत्ति जब्त होना ईडी द्वारा, आप पे चार्जशीट दाखिल करना, यदि ये भ्रष्टाचार है, यदि ये राष्ट्रद्रोह है, देश के कानूनों का उल्लंघन है, अपने सत्ता का दुरुपयोग करके पैसा इकट्ठा करने का एक नया रास्ता है, यही आरोप लगते हैं ना ईडी के। जब केस बनता है या एफआईआर दर्ज होती है या चार्जशीट फाइल होती है या संपत्ति जब्त होती है। लेकिन अब बीजेपी इस बारे में 3 बार सोचती है, बोलने के पहले सोचना भी पड़ेगा, क्योंकि तमाम लोग जिनकी प्रॉपर्टियां जब्त है ईडी द्वारा, जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज है, जिनके ऊपर बाकायदा चार्जशीट फाइल हुई है, ऐसे कई विधायक है महाराष्ट्र में जिनके समर्थन में बीजेपी सरकार में है। जब हम उनकी बात करते तो वो बोलते नहीं अभी उन पे आरोप सिद्ध नहीं हुए, अभी वो आरोपित है। तो जब उन पे आरोप नहीं सिद्ध हो गए तो फिर गांधी परिवार हो या फिर संजय राउत हो, ये भ्रष्ट और देशद्रोही कहां से हो गया? सत्ता का दुरुपयोग का आरोप कहां से हो गया? जब ये सवाल पूछते तो बगले झांकने लगते। इसलिए लोगों को ये सब पता है कि ईडी का करता क्या, ईडी की पीड़ा कहां तक जाएगी। ईडी को जो नए जो प्रावधान मिले हैं उस प्रावधान से जो ईडी अपना काम कर रही है वो कितना सब्जेक्टिव कर रही है ये मुझे पता है। अभी हाल ही में मेरे पास कुछ एक ईडी ने एक शख्स को नोटिस दिया था बहुत पहले, सालों पहले, जब ये पात्रा हाउसिंग का जो स्कैम हुआ था, पहला जो केस, पहला जो जिसको बुलाया था, उस सज्जन का मेरे पास फोन आया और उसने मुझे ईडी का जो समन्स आया उसकी कॉपी मुझे व्हाट्सएप पे भेजी। उन्होंने कहा सबसे पहले मुझे बुलाया था ईडी ने, और ईडी के पास मैंने प्रूफ के साथ बता दिया था कि इसमें किस किस लोगों को पैसा पहुंचा है। मैंने बोला क्या आप मुझे वो अफिडेविट जो आपने दिया था और जो दिया था उसकी कॉपी मुहैया करवाएंगे? बोले मैं आपको आके समझाऊंगा। यदि वो लिस्ट पे ईडी एक्शन लेती है तो महाराष्ट्र की सरकार 2 मिनट के अंदर गिर जाती है जी, क्योंकि उसमें महाराष्ट्र की सरकार के मुखिया का भी नाम उसने लिया। तो ईडी जब नाम अपने पास आते हैं तो सब्जेक्टिव देखती है। यदि ये मेरे साथ आ रहे हैं, यदि उधर से आका ने कहा कि नहीं टॉमी
अंकल आए हैं, टॉमी पूछ हिलाना शुरू कर देता है, नहीं तो टॉमी भौंकना शुरू कर देता है। यही दिखाई देता है। तो कहीं ना कहीं आज लोगों को लग रहा था कि कांग्रेस आंदोलन कहां करेगी, लोग कहां है कांग्रेस के पास जी। लेकिन कुछ तो दिखा। मैं मानता हूं कि वो लाखों और अब्जों की भीड़ नहीं दिखी, लेकिन महाराष्ट्र में मैं मानता था कि कांग्रेस समाप्त हो गई, इतने आपस में गुटबाजी हो रही थी। लेकिन आज जो महाराष्ट्र से खबरें आई है, ताज्जुब लगा कि ये सारे लोग जिला जिला स्तर पर एक होके, सारे गुट एक होके पूरे ताकत के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके मायने ये हैं कि कहीं ना कहीं अब विरोध का प्रदर्शन करने के लिए जो एक विरोधी पक्ष होना चाहिए, कांग्रेस को कहीं कहीं संजीवनी मिल रही है। और कांग्रेस का ये आंदोलन जो अभी शुरू हुआ है, लगातार इसको बनता रहना होगा। अब कांग्रेस की प्रवक्ता है यहाँ पे, शायद वो बुरा मान जाए। अब इतने पीक के बीच में यदि राहुल गांधी फिर विदेश चले गए तो फिर वो टाइटा फिश हो जाता है मामला, क्योंकि कांग्रेसियों की खासियत है, जब राहुल गांधी और सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी सामने हो तो सब अपने फोटो खिंचवाने के लिए कम से कम उस बहाने तो सही लोग तो रास्ते पे आते हैं। और जब ये लोग नहीं होते तो ये अपने गाड़ी से और एयर कंडीशन कवरेज से निकलते नहीं बाहर। तो राहुल गांधी को कम से कम 2024 तक विदेश यात्रा स्थगित करनी होगी, बाकी जगह देखना होगा। और मानना पड़ेगा, मतलब मैं सोनिया जी को इस बारे में पूरा क्रेडिट देता हूं कि जिस महिला पे विदेशी होने का और क्या क्या आरोप सब लगने के बाद भी, जिसके पति की हत्या हो गई, जिसके सास की हत्या हो गई, वो अकेली थी 2 बच्चों को लेके, 5 साल ऐसा कांग्रेस में शासन रहा जहां उनकी बिल्कुल पूछ परख नहीं, साइडलाइन में पड़ी हुई थी। लेकिन उसके बाद पार्टी को संभाल के 10 साल तक पार्टी को शासन में लाने के लिए उन्होंने जो अथक प्रयास किए, और आज भी कांग्रेस में बाइंडिंग फोर्स यदि कोई है तो वो सोनिया गांधी ही है। अब राहुल गांधी को जो नेतृत्व वो संभालने की बात कर रहे हैं, वो जिस तरह से लड़ रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस हो तो एग्रेसिवनेस दिख रही है, ये एग्रेसिवनेस बरकरार रहनी चाहिए। नहीं तो बीच में यदि आप हॉलिडेज पे चले गए तो फिर आपका पूरा पार्टी हॉलिडेज पर चला जाता है, इश्यूज हॉलिडेज पे चले जाते हैं, और फिर आपका भविष्य भी हॉलिडे पे चला जाता है। ये बड़ा प्रॉब्लम। एक मुद्दा इससे जुड़ा हुआ है जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता, मैं नाम नहीं लूंगा, आप जानते हैं, नागपुर से आते हैं लेकिन गुजरात में काफी सक्रिय थे और भाजपा में बहुत ऊंचे पद तक पहुंचे, उनको सीडी के माध्यम से निपटा दिया गया। संजय जोशी की बात कर रहे हैं आप? अपने लोगों को सीडी के माध्यम से और विपक्षियों को ईडी के माध्यम से जो निपटाने की रणनीति अपना रही है भाजपा का मौजूदा नेतृत्व, आप कह सकते हैं, तो क्या इससे कुछ हासिल होता हुआ लॉन्ग टर्म में बीजेपी को दिखाई देता है? क्योंकि अब तो ना सीडी से कोई निपटा है, ना ईडी से कोई निपटेगा। ये सब व्यर्थ बातें हैं। आज भी संजय जोशी के पास दिन में कम से कम 2,500 से 3,000 लोग मिलने आते हैं जी, किसी पद पे नहीं रहते हुए भी। यदि आज उनका, और जिस भी शहर में जाते हैं हजारों की तादाद में लोग रेलवे स्टेशन पे लेने आते हैं, तो संजय जोशी की क्या मायने हैं ये आप समझ सकते हैं। तो ना संजय जोशी को ये समाप्त कर पाए। हाँ, एक लो अप डाउन होता ही है बीच बीच में, तो अभी उनका समय है, तो वो समय, जब इनका समय आएगा तो वो देखेंगे। लेकिन अभी ये ईडी की पीड़ा जो है ये हमारे यहाँ निरंतर देखने को मिलेगी। अगली बार जो भी सत्ता में आएगा वो ईडी का ऐसा ही खुल के उपयोग करेगा, और ये अब निरंतर हो गया है। पत्रकारों को भी ईडी का प्रकोप होता जाएगा। अब सरकारी एजेंसियों का सवाल उठाने वालों पे सरकारी एजेंसी पूरी तरह से दमन करेगी उसका। ये एक अब नया कंसेप्ट इस भारत के राजनीति में शुरू हुआ है 2014 से, और ये अब कब तक रहेगा इसके कोई, मतलब इसका भविष्य मुझे और भी ज्यादा गहरा और बहुत ज्यादा शार्प दिखाई देता है।